हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करके कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका पहला पार्ट लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 15 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। अर्थात ये जो सामाजिक विभाजन है, इस सामाजिक विभाजन शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। जो विविधता है वह विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं होती है वही सामाजिक विभेद कहलाती है। अगर हम आपको साधारण भाषा में बताएं तो सामाजिक विभाजन उसे कहा जाता है जहां एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं वही विभिन्नताएं सामाजिक विभेद कहलाती हैं। परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले, गरीब अमीर का विभेद सामाजिक विभेद है। अर्थात भारत में धन, रंग, क्षेत्र का विभेद भी सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे कि भारत में स्वर्ण अर्थात अमीर लोग और गरीब लोग, गोरे और काले लोग, गरीब और अमीर लोग, ये ऐसे ऐसे विभेद भी सामाजिक विभेद भारत में बन गए हैं। तो सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या एक क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं होती है वही सामाजिक विभेद कहलाती है। परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले, अमीर गरीब का विभेद भी सामाजिक विभेद है। सांप्रदायिकता क्या है। यह जो सांप्रदायिकता है इसका अर्थ क्या होता है। तो जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होती है और इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो सांप्रदायिकता में सिर्फ आपको इतना समझना है कि संप्रदाय एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचार है जिसमें एक व्यक्ति अपने धर्म को बहुत अधिक ऊंचा समझने लगता है और दूसरे धर्म को बहुत अधिक छोटा समझने लगता है। और जब समाज में ऐसे धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होती है तो इसी अवधारणा को, इसी विचारधारा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो इसमें जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को बहुत ऊंचा अर्थात सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन्न होती है और इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यही सांप्रदायिकता का अर्थ है, यही सांप्रदायिकता होती है। सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। जो इससे पहले आपने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा, तो अगर उसी का सद्भाव आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाए तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। भारत, आप जानते होंगे कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। तो अगर सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना पड़े तो सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास करना होगा, विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समझ का विकास करना होगा तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक होगा। तभी सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित किया जा सकता है। संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में सहायक है। कैसे। जो संघीय व्यवस्था है, यह संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में सहायक है, उपयोगी है। यह कैसे है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत जो देश है, इस भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान की रचना करते समय हमारे राष्ट्रीय नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे
वे संविधान की रचना करते समय हमारे देश के नागरवासियों की एकता के प्रति चिंतित थे। हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने हमें संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य किया। यदि आज़ादी के प्रारंभ से ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमजोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती। अगर आज़ादी के समय में हमारी एकता नहीं हो पाती तो जो राष्ट्रीय एकता है वह खतरे में पड़ सकती थी। उसी समय देश विभाजन के कारण जातीयता, धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद एवं क्षेत्रीय भावना चरम पर थी। स्वतः ऐसी विकट परिस्थितियों में मजबूत संघीय व्यवस्था की स्थापना कर ही सांप्रदायिक सद्भावना कायम रखा जा सकता है, ताकि देश की एकता एवं अखंडता शून्य रह सके। इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। तो इसमें केंद्र को इसीलिए शक्तिशाली बनाया गया था कि पहले ही सांप्रदायिक सद्भावना को कायम रहा जा सके और देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण कर सके, अर्थात देश को हमेशा ही एकता बनाए रखे और देश की एकता को समाप्त नहीं किया जा सके। तो संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में कैसे सहायक है, आप समझ गए कि राष्ट्रीय एकता के लिए संघीय व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख करें, अर्थात जो भारत का संविधान है उस भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों का उल्लेख करें, उन प्रावधानों के बारे में बताएं। तो भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि पहला प्रावधान है लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई है। जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान के अंतर्गत लिंग के आधार पर अर्थात पुरुष या स्त्री के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है। रोजगार पाने के लिए पुरुष एवं नारी के साथ एक जैसे व्यवहार की व्यवस्था है, अर्थात यहाँ भारत देश में लोकतांत्रिक है, अर्थात भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें रोजगार पाने के लिए पुरुष एवं नारी के साथ दोनों के साथ एक ही जैसे व्यवहार की व्यवस्था है। नारियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया, अर्थात जिस प्रकार पुरुष मत को दे सकते हैं, जिस प्रकार पुरुष वोट दे सकते हैं, उसी प्रकार नारियों को भी पुरुष के समान ही मताधिकार दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य मिलेगा और समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलेगा। तो भारतीय जो संविधान था, भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए यही विभिन्न प्रावधान किए गए थे, जिसमें से आपने पहला प्रावधान पढ़ा लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई। रोजगार पाने के लिए पुरुष एवं नारी के साथ एक जैसे व्यवहार की व्यवस्था की गई। नारियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार दिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। जो सामाजिक विभेद है यह है किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूपी से उत्तरदायी होता है। जो सामाजिक विभेद होता है यह वास्तव में सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, अर्थात जो हमारा भारत देश है इस भारत देश के प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा बोलने वाले और विभिन्न क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म को माना जाता है। जो सामाजिक विभेद का मूल कारण होता है वह जन्म को माना जाता है। विविधता अच्छी चीज़ है परंतु यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। जो विविधता है अर्थात अलग अलग प्रकार की विविधता है यह अच्छी चीज़ है लेकिन यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमज़ोर बनाना है और सामाजिक विभाजन के खतरे भी इससे बढ़ जाते हैं। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। अर्थात अगर आप सामाजिक विभाजन को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सामाजिक विभेद को ही मिटाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के नाम पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमज़ोर बनाना है और इससे सामाजिक विभाजन के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी आप समझ गए कि अगर सामाजिक विभेद को नहीं मिटाया जाएगा तो सामाजिक विभाजन जरूर हो जाएगा और सामाजिक विभेद अगर मिटा दिया जाएगा तो सामाजिक विभाजन नहीं होगा। इसीलिए सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर बताएं। इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है, उसमें किस प्रकार उत्तरदायी है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन इन दोनों में क्या अंतर है। सामाजिक विभेद क्या होता है और सामाजिक विभाजन क्या होता है। तो विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। जो यह विविधता है यह विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताओं को सामाजिक विभेद कहलाती है।
अर्थात एक ही देश में एक ही क्षेत्र में जो निवास करने वाले जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नता होती है उसे सामाजिक विभेद कहलाती है, अर्थात वह सामाजिक विभेद कहलाता है। लेकिन जो सामाजिक विभाजन है, परंतु धन रंग क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे और काले, गरीब और अमीर का विभेद सामाजिक विभेद है। तो आप सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन समझ गए होंगे कि सामाजिक विभाजन कहा जाता है विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। यह एक देशीय क्षेत्र में निवास करने वाले जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताओं को सामाजिक विभेद कहा जाता है। परंतु जब धन रंग क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है तो भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले, अमीर गरीब और विभेद, ये प्रकार के विभेद, इन प्रकार की विविधता सामाजिक विभेद कहलाती है। तो यही था अंतर सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में। लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? तो जो द्वंद्व होता है, द्वंद्व का अर्थ आप समझते होंगे, तो द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। तो लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं, अर्थात लोकतंत्र में युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास की कई उदाहरण भी मिलते हैं, अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसे लोकतंत्र में द्वंद्व कहा गया है। अमेरिका में व्यापक रंग भेद इसका उदाहरण है। अमेरिका में जो रंग भेद होता है वह इसी लोकतंत्र के द्वंद्व का उदाहरण है। तो इन क्वेश्चंस को आपको सिर्फ अच्छे से समझना है और आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ रटने चाहिएगा कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट ले, तो यह रटना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझ जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हुए रहेगा तो आप 100% एग्जाम में इसका आंसर अपने लैंग्वेज के अनुसार भी जरूर लिख के आइएगा। जैसा कि इसमें पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो द्वंद्व है उससे आप क्या समझते हैं, तो लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है। जो लोकतंत्र होता है यह सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली होती है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोध आभास के कई उदाहरण भी मिलते हैं, अर्थात इससे ही ठीक विपरीत स्थिति होती है और इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा गया है। अमेरिका में व्याप्त रंग भेद इसी लोकतंत्र में द्वंद्व का उदाहरण है। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। अर्थात जो सामाजिक विभेद है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार खतरनाक है और यह कैसे खतरनाक है, इसको उदाहरण के साथ बताएं। तो लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में शासित होती है। जो लोकतंत्र में सरकार होता है वह जनता के द्वारा ही चुना जाता है और ये जनप्रतिनिधियों से शासित होती है। ये जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का एक अपना इतिहास होता है और इनकी अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा और नीतियाँ होती है। इसी आधार पर जनता इनका समर्थन करती है, क्योंकि इनका एक अपना इतिहास होता है और अपनी विचारधारा और नीतियाँ होती है। इसी आधार पर जनता इन लोगों का समर्थन करती है। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। चयनित उम्मीदवार बहुमत हासिल कर सरकार बनाते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और वे सदन और अंदर के बाहर जनता की समस्या को उठाते हैं। जो विपक्ष की भूमिका होता है, जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता अर्थात वह नहीं जीत पाता है, वह सदन के अंदर और बाहर के अंदर जनता की समस्या को उठाता है। अर्थात जो विरोधी पार्टी होता है, जो नहीं जीत पाता है, वह जनता की समस्या को बार बार उठाता है और जनता की समस्याओं को हल करवाता है। तो सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, कैसे उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो आप इसमें समझ गए कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनता के द्वारा ही चुना जाता है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों से शासित होती है। ये जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं और इन सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक विचारधारा होती है और अपनी एक नीतियाँ होती है। इसी आधार पर इनके इतिहास को, इनकी विचारधारा को, इनकी नीतियों को देखते हुए जनता इनकी समर्थन करती है और चुनाव के समय राजनीतिक दल एक अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं और चयनित उम्मीदवार बहुमत हासिल कर सरकार बनाते हैं। और जो दल बहुमत अर्थात जो विरोधी पार्टी होता है वह बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, अर्थात विरोधी की भूमिका निभाते हैं और वे सदन के अंदर और बाहर जनता की समस्या को उठाते हैं। इसीलिए सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन सकती है? जो सामाजिक विविधता है, यह सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए घातक कब बन सकती है? तो सामाजिक विविधता वैसे तो समाज के विकास का लक्षण है। जो सामाजिक विविधता है यह एक तरह से समाज के विकास का लक्षण है, लेकिन जब यह विविधता लोगों में तनाव, संघर्ष व अलगाववाद को जन्म देती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएं पाई जाती है, लेकिन निहित स्वार्थों तथा सहनशीलता के अभाव में विविधताएं सामाजिक तनाव का कारण भी बन जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। तो जो सामाजिक विविधता है यह राष्ट्र के लिए घातक कब बन सकती है, आपको इसमें यह समझना है। तो वैसे तो सामाजिक विविधता समाज के विकास का लक्षण है, लेकिन जब यह विविधता
तनाव, संघर्ष एवं अलगाववाद को जन्म दे देती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक भी बन सकती है। क्योंकि भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएं तो पाई ही जाती है, लेकिन निहित स्वार्थों तथा सहनशीलता के अभाव में विविधताएं सामाजिक तनाव का कारण बन जाती है और यही राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होती है। वंशवाद से आप क्या समझते हैं, अर्थात यह जो वंशवाद है, इस वंशवाद से आप क्या समझते हैं? तो भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो। प्राय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती है। अर्थात वंशवाद में सिर्फ आपको इतना समझना है कि वंशवाद के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति राजनीतिक दलों का नेता बन जाता है तो वह नेता बनकर उसी के शीर्ष पर अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ही प्रमुख पदों पर बैठाता है और यही सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहा है। और वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती है। तो वंशवाद आप समझ गए हो कि वंशवाद में सिर्फ यही है कि जो उच्च पद्धति का नेता होता है, जो उच्च शीर्ष पर बैठा नेता होता है, वह अपने सगे संबंधियों और दोस्तों, रिश्तेदारों को ही प्रमुख पद पर बैठाता है, वह किसी प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करता है, तो उसे ही वंशवाद कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह किसी भी धर्म को राजकीय धर्म अर्थात उस राज्य का धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी भी धर्म को विशेष दर्जा देगा। सभी धर्म उस राज्य में समान होंगे। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है और किसी भी धर्म का प्रचार करने की भी आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से, ये जो पहला प्रावधान था, ये दूसरा प्रावधान है, इन दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या आप समझ गए होंगे कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी राज्य, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा न दिया गया हो, उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। और वैसा राज्य जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने तथा प्रचार करने की आज़ादी मिलती है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लोकतंत्र में जो भारतीय लोकतंत्र होता है, उस भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है वह क्या है? भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता, अर्थात विभिन्न रंग, रूप, वेशभूषा वालों का समाज में सामंजस्य। तो भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है यह यही है कि भारतीय लोकतंत्र में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी इसमें एकता है। इसमें अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग समुदाय के लोग रहते हुए भी इसमें एकता बनी हुई रहती है और यहाँ लोकतांत्रिक शासन चलती है। अर्थात विभिन्न रंग, रूप, वेशभूषा वालों का भी समाज में सामंजस्य है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। विविधता में एकता का क्या अर्थ है? जो विविधता में एकता का अर्थ है यह आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया। इस क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख सकते हैं कि विविधता में एकता का क्या अर्थ होता है। तो विविधता लोकतंत्र का एक ऐसा स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण बेल्जियम है। बेल्जियम एक देश है जिसको हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ाया था। तो अगर आपने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जो विविधता में एकता है इसका अर्थ क्या है? तो विविधता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण होता है। विविधता में एकता लोकतांत्रिक व्यवस्था की खास विशेषता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बेल्जियम है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी जाति एवं धर्म अवलंबियों के लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर एक साथ मिलकर इस संकट का सामना बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं और यह विविधता में एकता का एक अनोखा और आदर्श उदाहरण है। तो विविधता और एकता में सिर्फ आपको इतना समझना है कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो ये सभी जाति और धर्म अवलंबियों के लोग आपसी भेदभाव को भुला देते हैं और एक साथ मिलकर इस संकट का सामना करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं। तो यही बात विविधता में एकता का उदाहरण है। इसीलिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जो लैंगिक असमानता है यह क्या है। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमने आपको लगता है फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पे इसी से रिलेटेड पढ़ाया था कि लैंगिक समानता क्या है। तो लैंगिक असमानता क्या है? तो लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना।
जो लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम दर्जा देना एवं हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की चार दीवारी में कैद रखना और घर के काम काज तक ही सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण हैं। तो लैंगिक असमानता के आप समझ गए होंगे कि यह लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना ही लैंगिक असमानता कहलाती है, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम दर्जा मिलती है और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, लड़कों की तुलना में उनको कम शिक्षा, कम खान पान एवं पालन पोषण में अंतर किया जाता है। लड़की को घर की चार दीवारी के अंदर कैद रखा जाता है और घर के काम काज तक ही सीमित रखा जाता है। स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण, ये सभी के सभी लैंगिक असमानता के ही उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो आप 100% इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर इसके PDF को स्वयं से भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको स्वयं से पढ़ लीजिएगा तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी एग्जाम में 100% कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।